मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस जो फ्री है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पेपर की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वो होगा उत्तरवर्ती मुगल शासक। जब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत औरंगजेब के बाद होती है। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही उत्तरवर्ती जो भी शासक आए 1858 तक, इन सभी शासकों को हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब अंतिम सशक्त मुगल शासक था जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में जो भी हुए अधिकतर अयोग्य हुए। सिर्फ ओवन सिडनी के अनुसार कि औरंगजेब के पश्चात यदि हम किसी मुगल शासक के विषय में कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं तो वो था बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 के मध्य है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट बहादुर शाह प्रथम से ही करेंगे और ये देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम कैसे गद्दी पर आए और इनके इस छोटे से शासनकाल में कार्य क्या क्या रहे होंगे। सत्रह 1707 से 1712। ठीक, 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो इसने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयतनामा तैयार कराया। इस वसीयतनामा को तैयार कराने के पीछे जो मकसद था वो ये उद्देश्य था कि इसके पूर्व में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुए वो युद्ध औरंगजेब के पुत्रों के मध्य ना हो। और इस वसीयतनामा के अनुसार उसने क्या किया कि उसके जीवित 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 पुत्र, इन तीनों के मध्य साम्राज्य का विभाजन। और इसके कारण उसने क्या किया कि मुअज्जम जो कि बड़े पुत्र थे उनको 12 सूबे प्रदान किए, आजम को 4 सूबे जिसमें संपूर्ण दक्कन का क्षेत्र था और कामबख्श को 2 सूबे प्रदान किए गए। ये औरंगजेब की वसीयत नामा था। इसका मूल उद्देश्य कि उत्तराधिकार के युद्धों से अपने बच्चों को बचाएं, जिसमें अधिकतर हत्याएं होती थी और कोई ना कोई अंत में एक विजयी होता था जो शासन गद्दी पर आता था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई तो मुअज्जम उस समय जमरूद जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहां थे। ये शहजादा आजम अहमदनगर में थे और कामबख्श बीजापुर में। ये तीनों जैसे इन्हें सूचना मिली, मुअज्जम सीधे दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुंचकर इसका युद्ध आजम से हुआ, जिसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं, जो जून 1707 में लड़ा गया। और इस युद्ध में मुअज्जम की विजय होती है और आजम पराजित होते हैं और मार दिए जाते हैं। साथ में आजम के 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। परिणाम यह हो गया कि अब आजम उत्तराधिकार के युद्ध से पूर्णतः समाप्त थे। अब बचे केवल कामबख्श, जिनसे बहादुरपुर का युद्ध होता है, बीजापुर का युद्ध होता है
मिनट। ये मुअज्जम वर्सेस कामबख्श इनके बीच है, और ये होता है सितंबर 1709 में, जिसमें कामबख्श पराजित हुए, मारे गए, और इनके एक पुत्र की भी इसमें मृत्यु होती है। और अब ये कंफर्म हो गया था कि दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब के बाद शहजादा मुअज्जम ही गद्दी पर बैठेगा, और शहजादा मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम, दूसरा एक नाम इन्होंने रखा शाह आलम प्रथम, इस नाम से गद्दी पर बैठते हैं। टाइम पीरियड 1707 से 1712। ठीक है, अब ये देखना है कि बहादुर शाह प्रथम, जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं ओवेन सिडनी के अनुसार, उसने कार्य क्या किए होंगे औरंगजेब के बाद। क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के समय से ही गुटबंदी, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सारे लक्षण औरंगजेब के समय से ही मुगल दरबार में आ गए थे। ऐसी समस्याओं से निजात कैसे लेते हैं ये, क्योंकि अवस्था भी लगभग 57 साल थी इनकी, तो उस 57 साल की उम्र में, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव पर, इन्होंने निर्णय क्या क्या लिए होंगे, ये चीजें। जब हम लोग बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जो भी अधूरे कार्य छोड़े गए थे, या औरंगजेब के समय ऐसे जो भी विद्रोह थे जिन विद्रोहों को औरंगजेब दबा नहीं सका था, उनके प्रति इनकी नीति क्या थी। तो पहला काम इन्होंने राजपूताने के साथ, इस राजपूताने में इन्होंने क्या किया कि राजपूतों से इन्होंने मित्रता कर ली, अर्थात संधि कर ली। लेकिन इस संधि में सर्वोच्च सत्ता मुगल ही बने रहे। राजपूतों की सभी मांगों को भी इसने नहीं माना। किया क्या, जो उत्तराधिकार का प्रश्न था राजपूतों में, इस उत्तराधिकार के प्रश्न को राजपूतों के अनुसार इन्होंने मान लिया, इन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन राजपूतों को जो अलग से वतन जागीर के अतिरिक्त जागीर मिलती थी, ज्यादातर ये जागीर मालवा और गुजरात जो उत्पादक प्रदेश थे, इन क्षेत्रों में दिए गए। इन क्षेत्रों में दी जाने वाली मुगलिया साम्राज्य के द्वारा राजपूतों को जो जागीर दी गई, उस जागीर को देने की परंपरा को इसने समाप्त कर दिया, पहला। दूसरा, जो जागीर पहले से दी गई थी वो जागीर भी ले ली गई। यानी राजपूतों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता तो दी गई, लेकिन राजपूतों के आर्थिक हितों पर हथौड़ी भी बहादुर शाह के द्वारा चलाई गई, और इनके वतन जागीर के अतिरिक्त जो आय होती थी, जो अलग से खालसा, मुगल खालसा क्षेत्र में इनको जागीर मिलती थी, वो जागीर समाप्त कर दी। पहला काम इसने ये किया। दूसरा, मराठों के साथ इन्होंने संधि कर ली और शाहू को छत्रपति मान लिया, यानी साहू छत्रपति स्वीकार कर लिए गए बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। लेकिन इसमें किया क्या इन्होंने, ताराबाई
राजा राम की पत्नी ताराबाई ने राजा राम की मृत्यु के बाद अपने अल्पवयस्क बेटे को शिवाजी द्वितीय सेकंड के नाम से छत्रपति घोषित कर रखा था और यही शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल मराठा जो साम्राज्य था वो 1700 से लेकर 1707 तक चला। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को तो छत्रपति स्वीकार किया, लेकिन शिवाजी द्वितीय को भी छत्रपति स्वीकार किया। यानी एक साथ मुगल शासक द्वारा तो शिवाजी के वंशजों को छत्रपति स्वीकार करना अर्थात मराठों में गृह युद्ध के बीज बो देने का काम इन्होंने किया ताकि मराठे आपस में लड़ते झगड़ते रहें। एक अच्छी योजना थी ताकि मराठों को कमजोर किया जा सके। एक युग था। दूसरा काम इन्होंने जो किया, 1 मिनट, सिखों के साथ सिखों के साथ इन्होंने अंतिम सिख गुरु रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इसने संधि कर ली थी क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जब साउथ पहुंचे उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो ये शासक अभी नहीं बन पाए थे उत्तराधिकार के युद्ध में, लेकिन स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। तो ऐसे में इन्होंने उन्हें संधि हुई उनसे और गुरु गोविंद से संधि होने के बाद गुरु को पंजाब के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र दिए गए थे पहले से जिस पर अधिकार था उसे इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन उसी समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और सिखों का जो नेतृत्व है वो गुरु के एक शिष्य बंदा बहादुर ने स्वीकार कर लिया। तो जब बंदा ने स्वीकार किया तो गुरु गोविंद सिंह के साथ जो संधि की गई थी वो सिखों के साथ लागू नहीं, गुरु के साथ की गई थी, सिखों के साथ नहीं। इसलिए बंदा बहादुर के प्रति इसने दमन की नीति का सहारा लिया और परिणाम यह हुआ कि सिखों के प्रति इनकी नीति सदैव दमन की रही ताकि सिख क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया जा सके। लेकिन बंदा बहादुर ने छापामार युद्ध प्रणाली जारी रखी। बंदा बहादुर पकड़े नहीं जा सके इनके समय में और सिखों का दमन भी नहीं हो सका। ठीक, अब जो एक और इनका काम पर दिखता है उस पर हम लोग बात करते हैं। (1711) में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल आता है। इस डच प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जोशुआ केटलार ने। ठीक, यह जो प्रतिनिधि मंडल आया इसका मूल उद्देश्य था कि मुगल शासकों से डचियों के लिए कुछ न कुछ रियायतें प्राप्त किया जाए। ठीक, इसी डच प्रतिनिधि मंडल के साथ एक पुर्तगाली स्त्री भी आई थी जिसका नाम था जूलियाना। इस जूलियाना जो पुर्तगाली थी इससे काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए और अंततः इसे उपाधि भी दी गई बीबी या फिदवा। सामान्यतः एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है शायद पीसीएस में, उसमें बीबी फिदवा
बीबी फिदवा ही पूछा गया है कि बीबी फिदवा कौन थी। ठीक है, तो ये बीबी फिदवा जूलियाना नामक एक पुर्तगाली स्त्री थी जो 1711 में डच प्रतिनिधि मंडल के साथ बहादुर शाह प्रथम के दरबार में पधारी। ठीक है, यह इनकी उपाधि थी। मिटाले से लास्ट देखिए 1712 में जब इनकी मृत्यु हुई, 1712 में, तो स्थिति हुई इनकी मृत्यु के साथ ही इनके पुत्रों में पुनः वही परंपरा दोहराई गई। परंपरा क्या थी? उत्तराधिकार की समस्या। और इस उत्तराधिकार में दरबारी षड्यंत्र हुए, गुटबंदी एकदम उभर कर सामने आ गई, क्योंकि इन दरबारी अमीरों ने बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात किसी न किसी शहजादे का पक्ष लिया और उस शहजादे का पक्ष लेकर उसे सत्ता पर बैठाने का भरसक प्रयास किया कि किसी न किसी को, या हम जिसका समर्थन कर रहे हैं उसको सत्ता पर बैठा ले जाएं। अंततः जुल्फिकार खान जो कि उस समय वजीर थे, जुल्फिकार खान ने एक सबसे कम योग्य शहजादे जहांदार साहब गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त की। तो नेक्स्ट शासक हम जहांदार साहब। जहांदार साहब टाइम पीरियड इनका 1712 से 1713, मात्र 1 वर्ष। अयोग्य है तो शासनकाल भी ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, शासन सत्ता में जब बैठते हैं ये, तो सहायता किसने किया? जुल्फिकार खान ने। भाई जब इसकी सहायता से जहांदार साहब गद्दी पर बैठते हैं, एहसान तो होगा ही। ठीक है, और अगर एहसान है तो एहसान का कुछ न कुछ भरपाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए जुल्फिकार खान के ही हाथों में सत्ता इसने पूर्णतः सौंप दिया और स्वयं एक वैश्या जो इनके साथ बहुत ज्यादा जोड़ी जाती हैं, सच्चाई भी है काफी हद तक, क्योंकि उस समय के जो समकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने ये चीजें उल्लेख किया है। नाम था लाल कुंवरी। इसके साथ अपना समय व्यतीत करते। शासन सत्ता जुल्फिकार खान के पास। ठीक है, और अगर शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, शासक का हस्तक्षेप उसमें ना हो, तो फिर विरोधी भी उस शासक के ज्यादा होते हैं। ठीक, और यहीं से दरबारी गुटबंदी का प्रारंभ होता है। कारण क्या था? सुल्तान के कमजोर होने पर दरबारी गुटबंदी स्वाभाविक है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे किसी घर में अगर घर का मालिक कमजोर हो, उसका घर पर कंट्रोल ना हो, तो उस घर में हर व्यक्ति स्वयं को स्वच्छंद मानने लगता है, लेकिन स्वतंत्र, और हर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है। ठीक वैसे ही दरबारी गुटबंदी बढ़ती है जुल्फिकार खान के खिलाफ। ठीक, हुआ क्या? अब इसके हम लोग कार्य देखते हैं। भाई शासक अयोग्य हो सकता है, जुल्फिकार खान अयोग्य नहीं हो सकता, जो बहादुर शाह प्रथम के समय में भी था और औरंगजेब के भी समय में था। इसलिए क्या किया? पहला कार्य जजिया समाप्त कर दिया। क्षेत्र क्या था जजिया की बात? अकबर के द्वारा जब हटाया गया तो उस जजिया को ना तो
शाहजहां तक शुरू नहीं किया गया। अंत में 1679 इसमें औरंगजेब ने जजिया को पुनः प्रारंभ किया, और यह भी जजिया के जो सोर्स मिलते हैं वो ये दिखाते हैं कि यह जजिया संपूर्ण मुगलिया साम्राज्य में नहीं चालू किया गया था, केवल और केवल राजपुताने में शुरू किया गया सबसे पहले, और बाद में इसका क्षेत्र विस्तार उन क्षेत्रों पे किया गया जो मुगल साम्राज्य के विद्रोही थे। जुल्फिकार खान ने जहांदार के शासनकाल में उस जजिया को कुछ क्षेत्रों से समाप्त किया ताकि हिंदू और राजपूतों को स्वयं के साथ जोड़ा जा सके, ताकि राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर अपनी शासन सत्ता को लंबे समय तक बढ़ाया जा सके। दूसरा इसमें क्या क्या देखिए, आमेर के राजा जयसिंह राजा की पदवी उस समय तक नहीं थी, ठीक है। इनको मिर्जा राजा की उपाधि दिया। यानी आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है। पूरा नाम इनका मिर्जा राजा सवाई जयसिंह है, लेकिन सवाई की उपाधि जहांदार शाह ने नहीं दिया, बल्कि सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने लगाया। दूसरा, अभी बात आती है कि आमेर के राजा जयसिंह को यह उपाधि देने का मतलब तात्पर्य, आमेर उस समय भी राजपुताने में एक सशक्त रजवाड़ा था। इनसे मित्रवत संधि भी हुई थी, और मित्रवत संधि के बाद इनको अपने साथ जोड़ने की परंपरा भी चली गई, क्योंकि आमेर अकबर के समय से ही मुगलों का बहुत अच्छे मित्र रहे और पारिवारिक रिलेशन भी रहे, वैवाहिक संबंध भी रहे। सबसे पहले इन्हीं के साथ किया गया ताकि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को पुनः व्यवस्थित रूप दिया जा सके। ठीक। दूसरा, मारवाड़। मारवाड़ तो काफी समय से, औरंगजेब के समय से शुरुआत ही वहीं से हुई थी। राजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसी समय से दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौरों ने औरंगजेब के सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और वह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता